Hello students, welcome you in the lecture series of DME1. Now today we are going to see the steps for solving the problems. Now previously we already seen the different kinds of theories of failures, theoretical part. Now we are going to see what exactly steps we will use in solving the numericals for unit number 1. ओके तो वन बाय वन हम आप स्टेप्स देखेंगे किस तरीके से हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है और ये स्टेप्स एक दूसरे के ऊपर कितने इम्पॉर्टेंट है और बेस्ट है। ठीक है, तो हम अभी देखेंगे एक तरीके से। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे आज स्टेप्स फॉर सॉल्विंग दी न्यूमेरिकल्स और प्रॉब्लम्स। ओके, तो कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इनिशियल पॉइंट पे यूनिट नंबर 1 के रिगार्डिंग मैं कह रहा हूँ, तो कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के पहले आपको एक फर्स्ट स्टेप है जो यूज़ करनी है। उसका फर्स्ट स्टेप है जो कैलकुलेट दी टेंजाइल स्ट्रेस। अब इसमें मैं आपको कहता हूँ कि ये स्टेप्स जो रहती है जो डिसाइड की जा रही है, ये डिसाइड ऑलरेडी हो चुकी है। कोई भी मीन्स इसका एक प्रोसेस रहता है, स्टैंडर्ड प्रोसेस रहता है, वो प्रोसेस को ही हमें फॉलो करना है। अब मैक्सिमम बहुत लोगों के बच्चों के दिमाग में ये आएगा, जब हम ये स्टेप्स फॉलो करते जाएंगे तो ये न्यूमेरिकल कहाँ से आया, ये फॉर्मूलेस कहाँ से आए, इसको किस तरीके से डिराइव किया गया है। जो इम्पोर्टेंट पार्ट है जहाँ पे जो फार्मूला कहाँ से डिराइव किया गया है, वो फार्मूले को ही हमें इस सिलेबस के अंदर डिराइव करना है। बाकी सारे जो है फार्मूलेस कुछ जो रहेंगे वो स्टैंडर्ड रहेंगे, वो स्टैंडर्ड फार्मूले रहते हैं, उसको हमको प्रॉपर तरीके से फॉलो करना पड़ता है। तो जहाँ पे भी मुझे ज़रूरत लगेगी वो जो फार्मूला कहाँ से आया है उसको डिराइव करने की ज़रूरत है या नहीं है, वो आपके साथ डिराइव या उसका एक्सप्लेनेशन या डिटेल्स हो जाएगा। लेकिन जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे हम उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, बस उस पॉइंट को उस फार्मूले को एज अ स्टैंडर्ड फार्मूला बोल के यूज़ करेंगे। एक्चुअली वो स्टैंडर्ड फार्मूला ही रहता है, बस हमें उसको यूज़ करना है। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग अभी आपको क्या करना है यूनिट नंबर 1 के लिए, जब भी आपको कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करने दिए जाएगा तो उसके बेसिस के आपको एक फार्मूलेज है, जो स्टेप्स है उसको हम फॉलो करेंगे। तो पहला क्या करना है आपको, कैलकुलेट दी टेंजाइल स्ट्रेस, और उसका फार्मूला है सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू SYT डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी FOS। यहाँ पे क्या हो गया, SYT यानी क्या, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एट YT यानी क्या, यील्ड पॉइंट, एट यील्ड पॉइंट, जो आपको ऑलरेडी गिवन रहेगा। फैक्टर ऑफ सेफ्टी FOS क्या रहता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। मैंने प्रीवियस लेक्चर में दोनों भी चीज़ें आपको डिटेल में बताई है, तो आपको अगर यहाँ पे कन्फ्यूजन लगेगा तो आप प्रीवियस लेक्चर्स को थोड़ा सा फॉलो कीजिए। ठीक है, ये दो चीज़ें हो गई। यहाँ पे आप इसकी ये भी आपको गिवन डेटा में दिया गया रहेगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी आपको गिवन डेटा में दिया गया रहेगा, बस आपको उसका वैल्यू पुट करके आपको सिग्मा मैक्स मिल जाएगा, यानी टेंजाइल स्ट्रेस आपको मिल जाएगा। देन नेक्स्ट स्टेप है आपकी, सेकेंड स्टेप है वो है कैलकुलेट दी इसेंट्रिसिटी यानी स्मॉल ई। अब इसेंट्रिसिटी होती क्या है, अब ये इसेंट्रिसिटी हमें फाइंड आउट करने के लिए एक फार्मूला रहेगा। मैं इस पार्ट के ऊपर थोड़ा डिटेलिंग में आऊँगा जब आपका ये स्टेप ख़त्म हो जाएगा। स्टेप्स जितने भी हैं इसके 5-6 स्टेप्स, वो आपको बताने के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करेगा इसके अंदर, कि रोल प्ले करेगा इसके अंदर कि जिस तरीके से आपको ई निकालना है तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें लगने वाली है, तो वो किस तरीके से उसको फाइंड आउट करना है वो हमको इसके आगे देखना है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आप इसका सिर्फ एक फार्मूला समझ लीजिए। इसका बेस्ट स्टैंडर्ड फार्मूला कैपिटल स्मॉल ई यानी इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू कैपिटल R माइनस कैपिटल R n। अब यहाँ पे R क्या होता है आपके पास, यहाँ पे आपका जो R है वो है रेडियस ऑफ सेंट्रॉयड एक्सिस। अब ये क्या है, ये मैं जब इसको इलेबरेट करूँगा तो मैं बताऊँगा, फिलहाल के लिए इतना ही समझ लीजिए आप। देन RN क्या रहेगा, रेडियस ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ओके,
यहाँ तक समझ में आया। अब ये जो है हमको इसमें ये कैलकुलेट करना पड़ता है, आर भी निकालना पड़ता है, आर एन भी आपको फाइंड आउट करना पड़ता है। तो आर एन फाइंड आउट करने के लिए हमें पास नंबर ऑफ फार्मूलेज होते हैं। अब ये डिपेंड करता है उसके शेप के ऊपर। तो शेप वाइज अगर सर्कुलर शेप है तो आर एन का फार्मूला अलग रहेगा, सेंटर रेक्टेंगुलर रहेगा तो अलग रहेगा, आई शेप रहेगा तो अलग रहेगा, टी शेप का रहेगा तो अलग रहेगा। यानी आर एन के लिए शेप पे डिपेंड करता है कि उसका फार्मूला क्या रहेगा न्यूट्रल एक्सिस के लिए, रेडियस ऑफ न्यूट्रल। तो ये हम फार्मूलेज, ये स्टेप्स खत्म होने के बाद शेप वाइज देखेंगे किस तरीके से उसको डिराइव किया गया है, ठीक है। या डिराइव करने की भी ज़रूरत नहीं, उसके अंदर हमें सीधा उसमें देखना है कि कौन सा फार्मूला हमें यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पे डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है। तो हम सीधा सीधा देखेंगे कि किस शेप के लिए आर एन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम नेक्स्ट जाने से अच्छा है इसमें ही देखेंगे कि ई किस तरीके से कर लेंगे, हमारा टाइम बचेगा उतना, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करूँगा कि किस तरीके से रहेगा कि अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि आर एन वेरीज अकॉर्डिंग टू शेप, आर एन अकॉर्डिंग टू शेप ऑफ कंपोनेंट, शेप ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है। आर एन यानी फार्मूला, आर एन फार्मूला यानी आपको समझ में आएगा, आर एन फार्मूला क्या करेगा, वेरीज अकॉर्डिंग टू शेप ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल फॉर सर्कुलर शेप, फॉर सर्कुलर शेप आपका आर एन का फार्मूला क्या रहेगा, आर एन यानी रेडियस ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो आर एन इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू फार्मूला लिख लेंगे पहले, अंडर रूट ऑफ आर ज़ीरो या आर ओ कहो आप उसको, आर ओ प्लस अंडर रूट ऑफ आर स्मॉल आई ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर। समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब सर्कुलर फॉर्म यानी क्या, सर्कुलर फॉर्म अगर मैं आपको थोड़ा सा इलाबरेट करूँ, हर चीज़ इलाबरेट करने की ज़रूरत नहीं है, अगर मैं फिर भी मैं कहता हूँ यहाँ पे अगर आपका सर्कुलर फॉर्म ये है, यहाँ पे इसका सेंटर है, तो इस तरीके से ये इसका एक्सिस हो गया, ठीक है, इस एक्सिस पे हो गया। तो इसेंट्रिसिटी क्या कहती है, इसेंट्रिसिटी कहती है कि जब भी आपका कोई भी सेंटर पॉइंट रहेगा, सेंटर पॉइंट के थोड़ा सा अपार्ट यानी थोड़ा सा दूर, थोड़ा सा असाइड ऑफ सेंटर पार्ट आपका फोर्स एक्ट करेगा। यहाँ पे अगर फोर्स आपका एक्ट करेगा तो ये आपके लिए क्या बन जाता है, इतना पोर्शन आपके लिए बन जाता है इसेंट्रिसिटी। समझ में आ रहा है, ये बन गया आपका सेंटर। और यहाँ पे जब आपका लोड एक्ट करेगा यानी इसेंट्री सेंटर से थोड़ा सा अपार्ट कहीं पे भी अगर अप्लाई हो रहा है आपका फोर्स या लोड, तो वहाँ से उतने डिस्टेंस को हम कहते हैं उसकी वो इसेंट्रिसिटी है। उतना डिस्टेंस क्या बन गया आपके लिए, इसेंट्रिसिटी, ठीक है। तो अब ये पोर्शन क्या होता है, कोई भी कंपोनेंट के एक पोर्शन पे रहेगा। मान लो आपके पास कोई सी शेप का है, वहाँ पे इतने ही एरिया के ऊपर सर्कुलर फॉर्म के ऊपर आपका फोर्स अप्लाई करना है, तो हम उसको कंसीडर करते हैं, तो ये न्यूट्रल एक्सिस हो जाता है, राइट। तो इसको हम इस तरीके से देखते हैं। तो इसमें होता क्या है, इसको अगर हम देखेंगे कि आपका जो कंपोनेंट का प्रॉपर जहाँ से आप कंसीडर कर रहे हो कि ये आपका सेंटर लाइन है, इस सेंटर लाइन से हमको इसको कंसीडर करना पड़ता है। तो यहाँ से हमारा ये जितना भी पोर्शन रहेगा, ये आउटर लेयर, ये भी जो भी सर्कल का आउटर लेयर रहेगा वो क्या रहेगा आपके लिए, आर आई, ठीक है। और ये यहाँ का जो लेयर रहेगा वो रहेगा आपका आर ओ, यानी क्या, यहाँ से यहाँ ये इनर लेयर कहते हैं हम इसको, इनर फाइबर रेडियस कहेंगे। और ये रहेगा आउटर रेडियस, यानी इसका जो सर्कुलर पार्ट है उसका जो आउटर साइड रहेगा इस साइड से, वो रहेगा आपका आउटर फाइबर रेडियस, और ये इंटरनल रहेगा वो जो रहेगा आपका इनर रेडियस। और अब ये जो एक्सिस लाइन, हम एक रेफरेंस लाइन लेते हैं, कोई भी कंसीडर करते हैं, आपको न्यूमेरिकल लेते हैं उस समय समझ में आएगा कि ये रेफरेंस पॉइंट कौन सा है और क्यों लेते हैं हम। तो बस आपको इस पर फोकस करना है कि कोई भी रेफरेंस पॉइंट या सेंटर पॉइंट से आपका जो भी सर्कुलर शेप रहेगा उसका इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला किस तरीके से डिराइव किया जाता है। तो उस शेप के सेंटर से अपार्ट कहीं तो कोई भी एक अपार्ट कहीं कोई एक रैंडमली पॉइंट के ऊपर आपका फोर्स अप्लाई किया जाता है, उसने डिस्टेंस को आप इसेंट्रिसिटी कहते हैं। और उस शेप का जो आपके रेफरेंस पॉइंट से नज़दीक वाला लेयर जो रहेगा, क्लोज वाला जो रहेगा, उसको हम रेडियस, इनर रेडियस कहेंगे, उसको आर आई कहते हैं। और जो आउटर रेडियस रहेगा उसको हम आर ओ कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं फिर भी समझने के लिए लिख लेता हूँ आपको, आर आई इज इक्वल टू इनर फाइबर रेडियस, ओके, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग आ रही, फाइबर रेडियस। और आर ओ क्या रहेगा आपका, आउटर फाइबर रेडियस। गॉट इट, यहाँ तक समझ में आया होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे आपका, यहाँ पे आपको फिर यहाँ से यहाँ डिस्टेंस
कैलकुलेट करना है, यहाँ पे पुट करना है, यहाँ पे आपका डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, पुट करना है, कैलकुलेशन करने के बाद आपको आर एन मिल जाता है और आर आपको ऑलरेडी गिवन दिया रहेगा कि रेडियस कितना आपका है। ठीक है, इसके आपका सर्कुलर फॉर्म अगर दिया होगा तो उसका आपका शेप से आपका निकल जाता है। मान लो कि आपके पास फॉर रेक्टेंगुलर शेप है, अभी रेक्टेंगुलर शेप। ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप के लिए क्या रहेगा फॉर्मूला, आर एन इज इक्वल टू स्मॉल एच डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ ई आर ओ माइनस आर ओ डिवाइडेड बाय आर आई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि आपको किस तरीके से कैलकुलेशन करना है, किस तरीके से नहीं करना है पता, लेकिन यहाँ पे इसेंट्रिसिटी का बेसिक फार्मूला क्या कह रहा है आपको, आर और इंटू आर माइनस आर एन। तो आपके आर एन आ गया, यहाँ पे आर आपको रेडियस सर्कुलर फॉर्म में आपको आर एक रेडियस ऑलरेडी दिया रहता है, इसलिए इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे इसलिए हमने आर का फार्मूला नहीं लिया, लेकिन जब रेक्टेंगुलर में आता है तो आर एन के साथ आपको आर का भी फार्मूला फाइंड आउट करना पड़ता है। तो आर का फार्मूला क्या रहेगा, आर इज इक्वल टू आर आई प्लस एच डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये इसका हो गया रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला। किस तरीके से निकाला है, इस तरीके से इसको डिराइव किस तरीके से कर रहे हैं, किस क्यों करना चाहिए ये ना समझते समय, फिर भी हम इसका एक फिगर देखेंगे आपको समझने के लिए कि किस तरीके से इसको हम देखते हैं। ठीक है, तो फिर भी हम मैं यहाँ पे फिगर आपको दिखाता हूँ सर्कुलर स्क्वायर रेक्टेंगुलर का, कि मान लो आपका ये रेक्टेंगुलर है शेप। ठीक है, तो इसका एक सेंटर पॉइंट जो भी रहेगा, इसका सेंटर पॉइंट हल्का सा अपार्ट फ्रॉम इसके, यहाँ पे वो आपका लोड एक्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपका लोड एक्ट हो रहा है, तो ये आपका सेंटर हो गया, यहाँ पे आपका इसेंट्रिसिटी हो रहा है, लोड एक्ट हो रहा है, तो ये क्या बन गया आपके लिए इसेंट्रिसिटी। अब यहाँ पे कहीं तो आप रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस लाइन ले रहे हो, हाँ, तो उस रेफरेंस लाइन का जो भी आपका इसेंट्रिसिटी है, ये जो शेप है रेक्टेंगुलर का, उसका क्लोज वाला जो भी एंड रहेगा वो क्या रहेगा आपके लिए आर आई, और जो आउटर रहेगा वो क्या रहेगा ऑब्वियसली आपके लिए आर ओ। राइट, ये इतना होगा, यहाँ तक समझ में आएगा आपको। देन अब न्यूट्रल एक्सिस कौन सा रहेगा आपका, कि जिसके ऊपर आपका इसेंट्रिसिटी लोड एक्ट हो रहा था यहाँ पे, तो ये क्या बन गया आपके लिए यहाँ से आर एन। ठीक है, समझ में आएगा, इसको कहते हैं हम आर एन। देन अब इसका बेसिक चीज़ है, ये आपकी क्या हो गई बी, और ये क्या बन गया आपके लिए एच, हो गया आपका एच। तो ये फॉर्मूले के अंदर हमें इसको पुट करना है कि एच कहाँ पे है आपका और बी कहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये भी एक चीज़ समझ में आई गई होंगी आपको कि रेक्टेंगुलर शेप के लिए क्या हमें किस तरीके से यूज़ करना है। देन आपको करना है ट्रेपेजॉइडल के लिए, देन ट्रेपेजॉइडल है, आई सेक्शन है, जो इंपॉर्टेंट है उसके लिए हम देखेंगे, टी सेक्शन के लिए भी हम देखेंगे कि किस तरीके से हम करते हैं। तो हम आई सेक्शन के लिए सीधा सीधा फॉर्मूला देखेंगे, तो फॉर आई सेक्शन आपका हम डायरेक्ट फार्मूला ही देखेंगे, क्योंकि उसको डेरिवेशन में हम उसका डेरिवेशन है ही नहीं वैसा देखने गए तो आर एन का जो फार्मूला है वो इस तरीके से टी आई ब्रैकेट में बी आई माइनस टी ब्रैकेट क्लोज प्लस टी ओ बी ओ माइनस टी देन प्लस टी एच डिवाइडेड बाय बी आई लॉग ऑफ ई आर आई प्लस टी आई डिवाइडेड बाय आर आई ब्रैकेट क्लोज प्लस टी लॉग ऑफ ई इन ब्रैकेट आर ओ माइनस टी ओ डिवाइडेड बाय आर आई प्लस टी आई। फिर कंटिन्यूएशन में आता है इसका प्लस बी ओ लॉग ऑफ ई आर ज़ीरो डिवाइडेड बाय आर ओ टी ओ। ठीक है, ये हो गया आपके आर एन के लिए फार्मूला। अब इसके लिए सेम हम देखेंगे आर के लिए फार्मूला क्या रहेगा, देन आर इज इक्वल टू आर आई प्लस हाफ ऑफ टी एच स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ टी आई स्क्वायर इन ब्रैकेट बी आई माइनस टी प्लस टी ज़ीरो इन ब्रैकेट बी ज़ीरो माइनस टी इंटू एच माइनस टी ज़ीरो डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, डिवाइडेड बाय टी आई इन ब्रैकेट बी आई माइनस टी प्लस टी
ज़ीरो इन ब्रैकेट बी ज़ीरो माइनस टी प्लस टी एच। ठीक है, ये होगा आपके आई सेक्शन के लिए। अब इसका फिगर किस तरीके से है वो मैं दिखा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। उसमें भी आपके लिए ये मान लो आई सेक्शन, इस तरीके से आपका आई सेक्शन कंसीडर कर लीजिए। ये आपका मान लो जो भी सेंटर है, यहाँ पे आपका लोड जो गिरने वाला, तो यहाँ ये बन गया आपके लिए इसेंट्रिसिटी। ये आपकी रेफरेंस लाइन बन गई। रेफरेंस लाइन के जो नज़दीक का पॉइंट है उसको हम क्या कहते हैं, आर आई। जैसे ये यहाँ पे ये बन गया आपके लिए आर आई, और ये बन गया आपके लिए आर ओ। देन ये पोर्शन आपके लिए बन गया एच। देन ये बन गया आपके लिए बी ज़ीरो। ठीक है, ये अंदर का जो है वो होगा आपके लिए स्मॉल टी, राइट। ये जो बाहर का है आपका आउटर लेयर वो है आपके लिए बी आई। ठीक है, ये इतना सा जो पोर्शन है वो है आपके लिए टी ज़ीरो, और ये है आपके लिए टी आई। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल लेके उसके अंदर सॉल्व करेंगे। जैसे आप वापस यहाँ पे अगर देखोगे तो ये बन जाएगा आपके लिए आर एन, और ये आपका रेडियस जो है आपको पता है। तो ये होगा आपके लिए आई सेक्शन के लिए। ठीक है, तो इसी तरीके से हम देखेंगे कि टी सेक्शन के लिए भी किस तरीके से होता है। हाँ, तो हम जैसे न्यूमेरिकल रहेंगे उस टाइप पे उसको हम इलाबरेट करेंगे। तो अब हम वापस अपने स्टेप पे आते हैं, किस तरीके से स्टेप आपका यूज़ करते हैं। एक बार स्टेप देख ही लेंगे, चाहे टी सेक्शन देख ही लेते हैं तो आपको कन्फ्यूजन ना हो जाए। तो टी सेक्शन के लिए देखेंगे हम, फॉर टी सेक्शन फॉर्मूला आर एन के लिए रहेगा, टी आई इंटू ब्रैकेट बी माइनस टी ब्रैकेट क्लोज टी एच डिवाइडेड बाय बी आई टी ब्रैकेट क्लोज लॉग ऑफ ई ब्रैकेट आर आई माइनस प्लस टी आई डिवाइडेड बाय आर आई ब्रैकेट क्लोज प्लस टी लॉग ऑफ ई इंटू ब्रैकेट आर ज़ीरो डिवाइडेड बाय आर आई। ये बन गया आपके लिए आर एन का फार्मूला, और आर के लिए सेपरेट फार्मूला जो है आपका आर आई प्लस हाफ ऑफ टी एच स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ टी आई स्क्वायर इन ब्रैकेट बी आई माइनस टी डिवाइडेड बाय टी एच प्लस टी आई इन ब्रैकेट बी आई माइनस टी। ठीक है, ये होगा आपके टी सेक्शन के लिए। तो टी सेक्शन का एक बार फिगर देख लेते हैं तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो टी आई के लिए जो सेक्शन है इस तरीके से उसका रहेगा फिगर। ये हो गया आपका टी का। तो मान लो यहाँ पे आपका सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे आप उसको इसेंट्रिसिटी कर रहे हो, तो ये बन गया आपके लिए ई। ठीक है, ये रेफरेंस पॉइंट कहीं से तो आप ले रहे हो, ये बन गया आपके लिए आर एन। ठीक है, ये बन गया आपके लिए आर आई, ये बन जाएगा आपके लिए ऑटोमेटिकली आउटर आर ओ। फिर ये इंटरनल जो बन जाएगा वो बन जाएगा आपके लिए टी आई, ये जो रहेगा थिकनेस वो रहेगा टी, और ये रहेगा आपका हाइट जो है वो बी आई। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ऑब्वियसली फिर ये आ रहा है, तो इस तरीके से आपका टी का रहेगा। समझ में आ रहा है। तो अभी हम नेक्स्ट देखेंगे। अब तक ये तो दो ही स्टेप थे, अब हम देखेंगे अपनी थर्ड स्टेप। ठीक है, तो अब थर्ड स्टेप में देखेंगे हम कि आपकी थर्ड स्टेप क्या है कैलकुलेशन करने की। पहली स्टेप क्या थी आपकी, पहली स्टेप थी आपकी कि हम टेंसाइल स्ट्रेस फाइंड आउट कर रहे थे। देन हमने देखा कि इसेंट्रिसिटी किस तरीके से फाइंड आउट करना है, वो शेप पर डिपेंड रहेगा। और उसके बाद हम थर्ड स्टेप देखेंगे कैलकुलेट द बेंडिंग स्ट्रेस। कैलकुलेट द बेंडिंग स्ट्रेस, कैलकुलेट द बेंडिंग स्ट्रेस। उसका फॉर्मूला रहेगा आपका इनर और आउटर दोनों के लिए रहेगा। फॉर इनर सिग्मा बी आई यानी स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस, बी यानी बेंडिंग, सिग्मा यानी स्ट्रेस, इनर आई इज फॉर इनर मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट इनटू एच आई डिवाइडेड बाय ए ई आर
आए। अभी देखेंगे हम जब फार्मूला हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब देखेंगे। देन आउटर के लिए है बेंडिंग स्ट्रेस O यानी आउटर इज इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट, आउटर हाइट, एरिया इसेंट्रिसिटी एंड देन RO आउटर रेडियस। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस किस तरीके से निकालते हैं, आपका बेंडिंग मोमेंट किस तरीके से निकालते हैं, इन फोर्स इनटू डिस्टेंस। ये अभी आपको इसलिए दे रहा हूँ कि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय याद रहेगा। एंड ए क्या रहेगा आपके लिए, यहाँ पे एरिया रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? देन फोर्थ स्टेप है आपकी कैलकुलेट डायरेक्ट स्ट्रेस। कैलकुलेट डायरेक्ट स्ट्रेस, कैलकुलेट डायरेक्ट यानी सिग्मा टी इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय ए। एफ क्या रहेगा आपके लिए यहाँ पे, फोर्स, ये क्या रहेगा आपके लिए, एरिया। ठीक है। देन फिफ्थ आपके लिए कैलकुलेट डायमेंशंस। कैलकुलेट डायमेंशंस, कैलकुलेट डायमेंशंस में क्या आएगा, सिग्मा बी आई प्लस सिग्मा टी इज इक्वल टू सिग्मा मैक्स। यहाँ से आपको आपका अननोन जो भी फैक्टर रहेगा वो फाइंड आउट करने को हेल्प करेगा। तो इस तरीके से आपके ये स्टेप्स है जो इम्पॉर्टेंट है न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय DME 1 के अंदर, आप यूनिट नंबर 1 के अंदर। तो ये किस तरीके से सॉल्व करने हैं, इसको किस तरीके से हमको आइडेंटिफाई करना है, फिर कौन सा सेक्शन या कौन सा एरिया है उसके हिसाब से आपको इसेंट्रिसिटी निकालनी है। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे विथ न्यूमेरिकल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।